Good morning, students. Today we are going to discussion about past perfect tense. आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है। पास्ट परफेक्ट टेंस ये कहता है कि पास्ट के किसी कार्य में, किसी काल में जो समय पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन का भाव दे रहा है। पास्ट के किसी रेफरेंस में यदि काम या वर्क या कोई एक्शन कंप्लीशन का भाव दे रही है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, इससे पहले भी आपने देखो टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट पढ़े हैं और पास्ट पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट में भी आपने 4 पढ़े हैं और पास्ट का भी आप तीसरा पढ़ रहे हैं। लगभग आपके टेंस कंप्लीशन की तरफ हैं। एक 5 पार्ट्स और बचे हुए हैं टेंस के। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान की। अगर हमें हिंदी में कई बार ऐसे वाक्य दिए जाते हैं जिनसे हमें पता लगाना होता है कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, तो देखो इनकी सबसे पहले हमें हिंदी में पहचान मालूम होनी चाहिए। फिर हिंदी से अंग्रेजी में बदलने के इनके नियम्स हैं, रूल्स हैं, उनका पता होना चाहिए। कौन से हेल्पिंग वर्ब काम आएगी, कौन सी मेन वर्ब काम आएगी, कैसे वो सब्जेक्ट पैटर्न कैसे होगी, इसकी संरचना कैसे होगी, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और इतने सारे आपने प्रेजेंट के कंप्लीट कर लिए और पास्ट के भी आपने 50% कंप्लीट कर लिया, तो ये प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान की। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आए तो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। देखना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आए तो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। मूलतः पहचान क्या है कि अगर थे आ रहा है तो पास्ट टेंस तो है ही, और चुका, चुकी, चुके ये परफेक्ट का यानी कंप्लीशन का भाव है। चुका यानी कंप्लीट हो चुका है, चुकी है, चुके ये आ जाए तो परफेक्ट हो गया। और थे के साथ ये आ रहे तो पास्ट परफेक्ट, और है के साथ आ रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट। इतना सा ध्यान रखना होता है। हिंदी में और अंग्रेजी में सिर्फ एक एक वर्ड का है वो अंतर होगा इस सेंटेंस में, बाकी सेम रहेंगे। सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की यदि हम बात कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया जाता है। अब देखो, परफेक्ट में हैड का यूज किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का होता था। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर, प्रेजेंट सिंपल में डू डज और पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो ऐसे ही पास्ट सिंपल में डिड और पॉजिटिव टेंस में कोई हेल्पिंग, काफ़ी सिमिलरिटीज हैं इनमें, मिलती जुलती बातें हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैड का। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब ये थर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले भी हमने चर्चाएं करी इस पर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो वर्ब जो होती है उसकी बेसिकली 5 फॉर्म्स हो सकती हैं। कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं, 5 फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जनरली हम बोलते हैं, बाकी ये ग्रामर का पार्ट नहीं है, ये चलन का लैंग्वेज है। देखो, फर्स्ट फॉर्म जिसको कहते हैं उसका एग्जैक्ट नाम होता है बेस फॉर्म। सेकंड फॉर्म जिसको कहते हैं उसका नाम होता है पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं उसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म जिसको कहते हैं उसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या एस फॉर्म जो लगाते हैं उसकी प्रेजेंट सिंपल फॉर्म कह सकते हैं उसको। अब हम बात करते हैं तो यहाँ मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। कुल मिलाकर के क्या कहेगा, हैड प्लस V3, ये पैटर्न टेंस में काम आएगा। अब बात कर लेते हैं, देखो ये 2 रूल, पहला और दूसरा मिलकर के आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं। फिर बात करते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव में नोट होना चाहिए। नोट का मतलब अब वाक्य में आप नोट का यूज करेंगे। तो बेसिकली आप जानते हैं कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस यदि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाना हो तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड होती है उस ऐड के बाद में हम किसका यूज कर देंगे, नोट। जैसे ही ऐड के बाद नोट का यूज करें तो वाक्य निगेटिव बन जाएगा, नकारात्मक बन जाएगा। बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। बाकी इसके एग्जांपल्स में अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में रखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में रखेंगे। वाक्य को प्रारंभ में रखने की सिचुएशन ये होती है, बेसिकली वाक्य की शुरुआत, सामान्यतः वाक्य की शुरुआत, मैंने 100% नहीं बोला है, सामान्यतः 99% कह सकते हैं, 95% कहें कि लगभग वाक्य सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले स्टार्ट कर दें तो वाक्य का जो प्रारूप है, वाक्य का जो रूप है वो बदल जाएगा। वाक्य कैसा बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा और उसके अंत में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसके अंत में इंट्रोगेटिव साइन या क्वेश्चन मार्क साइन अवश्य होता है। अब हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वर्ड वाले, दोनों की हमने चर्चा करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, WH वर्ड वाले वाक्य में वाक्य को WH से शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले में हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट के प्रारंभ में रख देते हैं, सब्जेक्ट के वाक्य के प्रारंभ में रख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में या सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी उसमें प्रश्न भी होगा, नकारात्मकता भी होगी। ऐसे वाक्य को क्या करेंगे? तो प्रश्नवाचक होगा तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले रहेगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज करना है? नोट यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद में इंट्रोगेटिव में नोट यूज करेंगे तो वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं WH। अब देखो WH वाले दोनों ही सेंटेंस है, उसकी पहली सिचुएशन यही रहेगी कि WH वर्ड जो है उसको वाक्य के प्रारंभ में रखेंगे। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो अपने स्थान पर आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यदि वाक्य पॉजिटिव है तो नोट नहीं आएगा, और निगेटिव है तो उसमें नोट आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। दोबारा देखा, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड को वाक्य के प्रारंभ में रखेंगे। प्रारंभ में रखने का मतलब होता है WH वर्ड से वाक्य की शुरुआत की जाएगी। अब वाक्य WH से शुरू हो रहा था, उसके तुरंत बाद जो आपने इधर इंट्रोगेटिव बनाया था वो फॉर्मेट रखना है, पॉजिटिव वाला, पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो WH वर्ड के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट रखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन लगाएंगे। इसमें अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है तो वो यहाँ यूज नहीं करना होता है, क्योंकि WH वर्ड का जो आंसर बनता है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। फिर WH इंट्रोगेटिव और निगेटिव, यानी वाक्य WH से शुरू होने वाला भी होना चाहिए, प्रश्नवाचक WH से शुरू होने वाला प्रश्न भी होना चाहिए, साथ में उसमें निगेटिव यानी नोट भी आना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे। पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगी, और सब्जेक्ट के बाद किसका यूज कर देंगे? नोट का यूज कर देंगे। ये आपके इसके कुछ रूल्स हैं। एक बार सिंपली सामान्य तरीके से पूरे रूल्स को मैं रिवाइज करता हूँ। इधर पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि पास्ट के किसी समय में हमारा काम पूरा हो चुका हो, कंप्लीशन का भाव आता हो, वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। एक बात हिंदी में इसकी पहचान की बात करते तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आ जाए तो उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में रखेंगे, और पास्ट परफेक्ट के नियमानुसार ही उसकी वाक्य के स्ट्रक्चर बनाएंगे या वाक्य बनाएंगे। कुछ रूल्स की बात कर रहे थे। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज होता है। अब हेड देखो सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो कोई वो इश्यू नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी। जब किसी टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब हो तो उस टेंस में वह सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है वो यूज करेंगे, V3 यूज करेंगे, हेड प्लस V3। इज दैट क्लियर? फिर नेगेटिव वाक्य होता है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हम टेंस में काम ले रहे हैं, हेड काम में ले रहे हैं तो हेड के बाद नोट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के पहले रख देंगे, वाक्य के प्रारंभ में रख देंगे, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज कर देंगे। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड को वाक्य के प्रारंभ में रखेंगे, अर्थात WH वर्ड से वाक्य की शुरुआत करेंगे। बाकी नियम जो ऊपर वाले हैं वो यथावत रहेंगे। फिर WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में
WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ जो नियम्स हैं बहुत अच्छे से आपको लिख करके याद करना है, फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना। अब हम देखो चर्चा करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। बेसिकली टेंस का टॉपिक काफ़ी लंबा होता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, या इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जा सकता है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही आ जाते हैं। तो ये कौन सा वाक्य अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस आ गया। अब देखो हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के तरीके के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, हमारे पास एक पैटर्न होना चाहिए या बेसिक पैटर्न होना चाहिए, कुछ भी कह लो। तो मैंने लिखा BP यानी बेसिक पैटर्न। मूलभूत तरीका क्या है कि हम इस तरह के वाक्य को बना सकें। सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट आप जानते हो जो सेंटेंस में डूअर होता है, काम को करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट होता है। फिर हमारे पास आता है सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कोई सी हो, उससे मिलकर के बनता है तो वर्ब आ गई। फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, यदि आवश्यक है तो वो लिखो, या कोई एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट वो है तो वो लिखो। तो एक बार दोबारा देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सब्जेक्ट प्लस हेड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर में आपका कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल जो भी चीज़ें बची हुई वो सारी आ सकती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम जयपुर जा चुका था। सबसे पहले वी आर कॉन्सेंट्रेट इन हिंदी सेंटेंस। इस हिंदी वाक्य के ऊपर हम विचार करेंगे। देखो सबसे पहले था आ रहा है तो सिंपल बात हो गई, था जिसमें आ जाते हैं वो पास्ट का, तो क्या वाक्य पास्ट का है, ये कन्फर्म हो गया। पास्ट में भी चुका है आ रहा है, तो चुका है कौन से टेंस में आता है, परफेक्ट में आता है। देखो सिंपल की पहचान होती है ता, कंटिन्यूस की पहचान होती है रहा रही, परफेक्ट की चुका चुकी, और परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा प्लस टाइम दिया हुआ होता है। तो चुका आ रहा है तो कौन सा हो गया, परफेक्ट। चुका था आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट, कौन सा बन गया, यानी ये काम कब कंप्लीट हुआ था, पास्ट में। तो राम जयपुर जा चुका था। अब देखो राम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार हमने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया, तो राम का क्या आ गया, राम। फिर हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करना है। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ओनली वन हेड ही है, तो यहाँ राम आए, श्याम आए, सिंगुलर आए, प्लूरल आए, कोई भी आए, हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लिखनी है, हेड लिखनी है। अर्थात हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही परिस्थितियों में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हेड यूज करनी है। अगली बात है हेल्पिंग वर्ब के बाद में कहा जा रहा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल गो का क्या हो गया, गोन। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, जयपुर, तो टू जयपुर आ गया। अदर कुछ है नहीं तो फुल स्टॉप आ गया। दूसरा सेंटेंस वह है गाना गा चुकी थी। थे आ रहा है पास्ट टेंस, चुकी पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार चलते, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया सी, हेल्पिंग वर्ब हेड, गा चुकी थी, गा की थर्ड फॉर्म होती है सिंग की, सिंग सेंग संग, तो सी हैड संग ए सॉन्ग, वह गाना गा चुकी थी। इस तरीके से ये दूसरा सेंटेंस वो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। वे क्रिकेट खेल चुके थे, तो वाक्य के अंत में थे आ रहा है पास्ट, चुका आ रहा है या चुके आ रहा है तो परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के पैटर्न को फॉलो करो। पहले सब्जेक्ट, तो दे, वे का दे हो गया, हेड हेल्पिंग वर्ब चाहे किसी के भी साथ हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब तो हेड ही आएगी, दे हेड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले यानी खेलना, तो खेलने के अंदर ईडी लगा दो, प्लेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इरेगुलर फॉर्म में रेगुलर फॉर्म पढ़ा था। फिर उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दो क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट। ऐसे एक और एग्जांपल है, तुम पत्र लिख चुके थे। अब यू सब्जेक्ट है, सिंगुलर हो या प्लूरल, उससे तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, हेड, तो वही आनी है। तो यू हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न होती है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। तो यू हैड रिटन, क्या लिख चुके हो, एक पत्र, ए लेटर। तुम एक पत्र लिख चुके थे, तो चुके थे का मतलब ये थे आ गया तो हेड आ गया। अगर यही वाक्य मान लो सारे के सारे ये प्रेजेंट परफेक्ट के करने हो, तो देखना इसमें क्या करना पड़ेगा, जो हेड लिखा हुआ है
उसकी जगह आप हैज या हैव का यूज कर दो। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, तो ये किसके बदल जाएंगे, एक शब्द बदलते प्रेजेंट से पास्ट में चले जाएंगे और पास्ट से प्रेजेंट में। बहुत इजी होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब निगेटिव वाक्य, ये ऊपर के जितने भी वाक्य बनाए उसमें नोट का यूज कर दो, निगेटिव बन जाएगा। एक ही सिंपल सा शब्द का ध्यान रखना है, नोट का यूज करना है। बेसिक पैटर्न की चर्चा करते हैं। निगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है नकारात्मक वाक्य। पहले बेसिक पैटर्न, सब्जेक्ट, फॉर्मूला, सूत्र की बात करते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे, नोट लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल वो हो तो अदर के अंदर लिख देंगे। बेसिक पैटर्न क्या बना, सब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट इधर भी सब्जेक्ट, हेड क्या लगाना है, इतना ही परिवर्तन करना है कि हेड के बाद नोट लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। वही वाक्य राम जयपुर नहीं जा चुका था, राम का राम, हेड केवल नोट आ जाएगा। राम हैड नॉट गॉन टू जयपुर, राम जयपुर नहीं जा चुका था, वह गाना नहीं गा चुकी थी। देखो सी हैड, हेड के बाद में केवल क्या आना है, नॉट। सी हैड नॉट संग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गा चुकी थी। वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो दे हैड नॉट, हेड के बाद में क्या आ रहा है, नॉट, प्लेड। दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, यू हैड नॉट रिटन ए लेटर, तुम एक पत्र नहीं लिख चुके थे। इस तरीके से ये आपका जो सेंटेंस है, आपका अफर्मेटिव और निगेटिव, दो तरह के वाक्य कंप्लीट हो चुके हैं। इन दोनों के मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाए हैं, वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे एज ए होमवर्क के रूप में और इनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।